सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो आंसर होगा प्रेम सिंह तमांग। तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता हैं, अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह तमांग, और उन्होंने अभी 10 जून 2024 को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और इस तरह से आप कह सकते हो कि लगातार दूसरी बार सिक्किम के ये मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें शपथ किसने दिलाई होगी? जो सिक्किम के गवर्नर हैं। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अभी आपको पता है सिक्किम में विधानसभा चुनाव हुए थे। टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? यहाँ पे 32 है, 32। तो उनमें से 31 को जीत लिया है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने, और इस तरह से एक बार फिर यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए ये प्रेम सिंह तमांग। उनसे पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? पवन कुमार चामलिंग। उनका नाम आपने जरूर सुना होगा और याद भी होगा। उनसे भी एक अच्छा प्रश्न बनता है कि सभी भारतीय मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा काल इन्हीं का है, पवन कुमार चामलिंग का। 24 साल से ज्यादा का उनका कार्यकाल रहा, लेकिन वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला था, आपको पता होगा। कौन तोड़ने वाले थे वैसे? वो उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, पर उनका सपना ही तोड़ दिया बीजेपी ने, क्योंकि इस बार उनकी पार्टी हार गई। वैसे अभी सिक्किम के साथ एक और राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें टोटल सीट्स कितनी है, विधानसभा सीटें कितनी है? 60 हैं, और उसमें भी बीजेपी 46 जीत गई है। और इस तरह से लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है अरुणाचल प्रदेश में। कुछ और नए मुख्यमंत्रियों के मैं नाम आपको यहाँ पे रिवाइज करा दूं जो इसी साल के स्टार्टिंग में बने थे। जैसे कि एक तो मिजोरम के बने थे लाल दुहोमा, यहाँ वहीं की एक लोकल पार्टी है। और राजस्थान के बने थे भजन लाल शर्मा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव बने थे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, ये तीनों बीजेपी से थे। और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बने थे, ये कांग्रेस पार्टी से थे। तो ये भी याद रखना बिल्कुल नए मुख्यमंत्री मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए। अब वैसे बात सिक्किम की है तो चलो मैं आपको सिक्किम पे ले चलता हूँ। तो ये रहा मैप में सिक्किम। कैपिटल इसकी गंगटोक है। मुख्यमंत्री आपने कहा कि प्रेम सिंह तमांग, या इनको पीएस गोले भी कहते हैं, याद रखना। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। सिक्किम आप देखोगे 3 देशों से ये सीमा बनाता है, चीन, भूटान और नेपाल के साथ। और एक पड़ोसी राज्य इसका कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। अभी याद होगा सिक्किम का स्थापना दिवस हमने मनाया था, 16 मई को होता है। सिक्किम ये भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है। और बाइचिंग भूटिया के नाम पे फुटबॉल स्टेडियम ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? नामची, सिक्किम में। यहाँ की राजकीय मछली बनी थी केटली। और पिछले साल ही सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को अपना स्टेट बटरफ्लाई भी घोषित किया था। और लोसांग महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। बुमचू उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। और अभी सिक्किम में ही इंस्पायर नाम से कार्यक्रम शुरू हुआ था। किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला, शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य भी अभी यही बना था सिक्किम। पिछले साल अम्मा और बहिनी योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। नाथुला दर्रा यहाँ मिल जाएगा, जिलेपला दर्रा यहाँ मिल जाएगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन सब कारण से सिक्किम न्यूज में है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 जून को। तो अभिलेखों और अभिलेखागारों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल आर्चीव्स डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, वैसे 9 जून को एक और दिवस होता है, विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। और उसकी भी थीम है एक्रेडिटेशन एम्पावरिंग टुमारो एंड शेपिंग द फ्यूचर। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है व्यापार बढ़ाना और पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को दूर करना जैसे उद्देश्यों को पूरा करना है। चलो अभी जून में कौन कौन से डे हम मना चुके हैं ये मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। तो 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस था, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया था। तो अभी तक जून में ये बहुत थोड़े से डेज हैं, आराम से आपको याद रह जाएंगे। अभी तक 4-5 बार तो मैं ये आपको रिवाइज करा चुका हूँ। मतलब जब भी डे वाला प्रश्न आता है ये शीट में आपको बार बार रिपीट कराता हूँ अपडेट कर करके। तो पूरे महीने भर के डेज तो हमें ऐसे ही याद हो जाते हैं। बस आप रेगुलर बने रहें और मेरे साथ साथ बोलते रहें, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको मैं यहीं पर याद करा दूंगा। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया? तो आंसर होगा एपी होटा। तो अभी आरबीआई ने भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए एक समिति गठित की है।
किसकी अध्यक्षता में? एपी होटा की अध्यक्षता में। और ये कौन है? वे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पूर्व एमडी सीईओ है। एपी होटा इनका नाम है। अच्छा, ऑप्शन पे आप देखो जरा, विजय राघवन। आपको याद आता होगा, केंद्र सरकार ने अभी कुछ समय पहले ही डीआरडीओ की समीक्षा के लिए प्रोफेसर विजय राघवन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। और रामनाथ कोविंद जी, ये तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, और अभी इनकी भी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समिति बनाई गई थी। वैसे तो इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है हमारी वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी को। हमने पढ़ा भी था अभी कुछ समय पहले ये प्रश्न। और अगर आप रिवीजन वाले वीडियोस देखते हैं अपने, तो अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको ये प्रश्न वहाँ पे भी रिवाइज करवाया था, और उस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें भी मैंने आपको रिवाइज करवाई थी। अच्छा, रिवीजन वाले वीडियो की बात आई गई है। अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट हैं तो उनको बता देता हूँ कि जनवरी से लेके अभी तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनका क्विक रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूँ। एक अलग से क्लास लेकर के 10 से 12 मिनट की वो क्लास रखता हूँ। जितने क्वेश्चन उसमें हो जाते हैं मैं आपको करवाता हूँ। लगभग डेली वो क्लास आती है, इस तरह का थंबनेल होता है। तो अगर आप भी पीछे जो क्वेश्चन रह चुके हैं, क्योंकि अभी तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे क्वेश्चन छूटते जा रहे हैं, ऐसा ना हो वो पीछे वाले क्वेश्चन हम भूल जाएं, तो उनका रिवीजन हम करते रहें, तो उसके लिए वो क्लास है। या अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट हमसे जो पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर रहे हैं, अब उनको टेंशन है कि जो छूट गया है जनवरी से ही, मानो जनवरी 2024 से, वो कैसे पढ़ेंगे। तो वैसे तो बहुत तरीके हैं, वीकली कर लो, मंथली कर लो, लेकिन एक सिंपल सा तरीका है कि रिवीजन वाले वीडियोस देख लो, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, बस वहाँ पे आपको क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, तो वो आप जरूर देखें, क्योंकि चीज़ों को याद रखने के लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बाकी ये वाला ऑप्शन भी देखो, उषा थोराट। सेबी ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था उषा थोराट की अध्यक्षता में। बाकी आरबीआई की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। और आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे होती है? तो यंग हिल्टन आयोग। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर पूछोगे तो सीडी देशमुख थे। तो इतना याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा सेबी को। तो अभी एशियन बैंकर ने सेबी को भारत के प्रतिभूति बाजारों यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट या बोलूं शेयर मार्केट को जिस प्रकार से इन्होंने कंट्रोल किया, रेगुलेट किया है, और उसे बेहतर बनाने के लिए जो जो काम इन्होंने किए हैं, उसी के लिए अभी सेबी को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का खिताब दिया गया। देखो, सेबी की बात करते हैं, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और स्थापना की बात करें तो देखो, वैसे तो सेबी की स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। अच्छा, 1992 से एक और चीज आप लिंक करके याद रख लो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये कब आया था? 1992 में। सेबी का हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में, और इसकी हेड है कौन? माधवी पुरी बुच। सेबी की पहली महिला हेड है ये माधवी पुरी बुच। और अभी सेबी ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। उसके अलावा सेबी ने ही निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्कोर 2.0 सिस्टम को भी लॉन्च किया था। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने किसकी बराबरी कर ली है? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो अभी आप सभी को पता है, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, और इस तरह उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये रिकॉर्ड बनाने वाले देश के दूसरे राजनेता बन गए हैं। कौन सा रिकॉर्ड? प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने 3 बार लगातार शपथ ली है। और उनको शपथ किसने दिलाई? तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने। आपको पता है, नरेंद्र मोदी ये 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले वो लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिर 2014 में तो ये पहली बार प्रधानमंत्री बने, 2019 में ये दूसरी बार बने, और 2024 में अब ये तीसरी बार बन रहे हैं। और उनसे पहले भी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, वे भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे, 1952 में, 1957 में और 1962 में। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था? वाराणसी। और अभी उनके शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के विदेशी जो नेता थे वो शामिल हुए थे? तो 7। कौन कौन से थे? मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू, श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे,
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और सेशल्स के वाइस प्रेसिडेंट थे अहमद अफीफ। अच्छा, यहाँ पे प्रधानमंत्रियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री तो आप बता दोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछे भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति 81 वर्ष की उम्र में बने थे और पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति भी यही थे, मोरारजी देसाई। सबसे युवा प्रधानमंत्री ये राजीव गांधी बने थे 40 वर्ष की उम्र में ही। एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने संसद का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह जी। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, पीवी नरसिम्हा राव। अभी भारत रत्न भी इनको मिला, आपको याद है। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे, 13 दिनों का इनका कार्यकाल रहा। और अभी हमने देखा तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने कौन, नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनके नए मंत्री परिषद में 71 सदस्यों ने शपथ ली है, जिनमें से 7 महिलाएं हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे ना कि कैबिनेट में मंत्री बनने वाले सबसे युवा कौन है, तो राम मोहन रेड्डी हैं। तेलुगु देशम पार्टी के हैं वो, 36 साल उनकी उम्र है। और सबसे उम्र दराज पूछें तो जीतन राम मांझी हैं। वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के नेता हैं। 79 ईयर उनकी उम्र है। अच्छा, यहाँ पे अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ भैया, लोकसभा सीटों के कितने प्रतिशत लोग मंत्री परिषद में मंत्री बन सकते हैं मैक्सिमम, तो आंसर होगा 15%। अच्छा, वैसे कल शाम को सभी लोगों को अपने अपने मंत्रालय बांट दिए गए, तो अब हमारे लिए प्रश्न ये आ जाता है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, कि कौन सा मंत्रालय किसके पास गया। और वो प्रश्न भी आज मैं आपको कराऊंगा। वैसे उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो तो मैं आपको दे ही रहा हूं आज। अब उस वीडियो को आप डिटेल्ड वीडियो कह दो, या यूं कह दो कि एग्जाम के हिसाब से जो भी काम की बातें हमारे लिए है वो सारी उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आसान भाषा में सब कुछ आपको बता दूंगा। चलो उसकी भी हम बात करेंगे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो आंसर होगा इजराइल। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आपको बताया गाजा और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ और गाजा पट्टी पर इजरायली सेना ने लगातार हमले किए, जिससे हजारों फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए। और इस युद्ध के कारण वहां बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए, भूखमरी वहां पे छा गई। तो इन सब कारणों से इजराइल पर लगे मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के चलते संयुक्त राष्ट्र ने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और इजराइल के साथ साथ हमास को भी इस सूची में डाला गया है। वैसे इस सूची में पहले से और कई देश हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, रशिया है, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सीरिया, यमन, सोमालिया, ISIS, अलकायदा, ये सब इसमें शामिल हैं। तो इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। इसके अलावा उन्हें बच्चों के मानवाधिकारों का हनन करने के लिए, इस युद्ध में सैकड़ों बच्चे मारे गए, इसके लिए लिस्ट ऑफ शेम में भी डाला गया है। देखो, इजराइल की हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है इजराइल। यहाँ की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रेसिडेंट है इसाक हरजूक और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आपको याद है जब इनका युद्ध शुरू हुआ था तो इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए हमने एक ऑपरेशन शुरू किया था। कौन सा? ऑपरेशन अजय। बाकी अगर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की बात करें तो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। अभी संयुक्त राष्ट्र में हमारी जो पहली महिला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, रिटायर्ड हो गई। उनका नाम है रुचिरा कंबोज। वैसे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। अभी संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को फुटबॉल दिवस घोषित किया था? 25 मई को। और आपको याद होगा भारत की इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक किसे बनाया गया था? यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया, गीता सभरवाल को। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय ने हेल्ब्रॉन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल जीता? तो आंसर होगा सुमित नागपाल ने। तो पहले अगर हम बात करें कि ये हेल्ब्रॉन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ। और अभी उसी में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है भारतीय टेनिस प्लेयर सुमित नागपाल ने।
और आप कह सकते हो ये उनका 6वां एटीपी चैलेंजर खिताब है। एटीपी मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। उन्होंने यहाँ पे स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रिचर्ड्स को हराया है। आपको याद होगा इनके नाम से, इस साल के स्टार्टिंग में जो चेन्नई ओपन 2024 का पुरुष सिंगल था, मेन सिंगल था, उस टाइटल को भी इन्होंने ही जीता था। बाकी देखो, अगर टेनिस की बात करते हैं तो अभी सबसे बड़ा इवेंट हुआ था टेनिस। कौन सा? फ्रेंच ओपन खेला गया था अभी, जिसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। तो उसमें याद रखना है, वुमेन सिंगल टाइटल ईगा स्विटेक ने जीता, वो पोलैंड की है। और मेन सिंगल जीता था कार्लोस अल्काराज ने, वो स्पेन के प्लेयर हैं। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल जीता था आरेना सबालेंका ने, वो बेलारूस की हैं। और मेन सिंगल जीता था जेनिक सिनर ने, वो इटली से हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि उसमें मेन से डबल का खिताब किसने जीता, वो एक भारतीय हैं, रोहन बोपन्ना इनका नाम है। वैसे उनके साथी का नाम भी याद रखना, मैथ्यू एब्डेन है, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। देखो ये सामने आपके लिखे हुए हैं, 4 ग्रैंड स्लैम है साल में, जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। यहाँ से एक स्टैटिक प्रश्न में आपको हमेशा बताता हूँ कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे होता है। तो पहला और आखिरी वाला यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, ये फ्रेंच ओपन क्ले पे होता है, और अब जो विंबलडन होगा वो ग्रास कोर्ट पे होगा। अभी इसी साल की बात है, यूनाइटेड कप 2024 जो कि टेनिस का ही टूर्नामेंट है, अभी सिडनी में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इसको जर्मनी ने जीता था, पोलैंड को हराया था। और इन्फोसिस ने भी 2 खिलाड़ियों को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था, वो 2 खिलाड़ी टेनिस के ही हैं। कौन कौन? एक तो राफेल नडाल हैं जो स्पेन के हैं, जिन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, और एक ईगा स्विटेक हैं जो कि पोलैंड की हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अभी डेविस कप का खिताब किसने जीता, पहले तो ये याद रखो डेविस कप का संबंध किससे है, टेनिस से है। पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है ये, इटली ने जीता था। और महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट जिसे फेड कप बोलते हैं, या इसका नया नाम अब हो गया है बिली जीन किंग कप, इसको अभी कनाडा ने जीत लिया है इटली को हरा करके। बाकी 2 खिलाड़ियों के और नाम मैं आपको बताता हूँ, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। क्यों बताता हूँ? क्योंकि टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले पुरुष एशियाई वे बने थे, तो इनके भी नाम ध्यान में रखना। और टेनिस से अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बने वो सारे मैंने आपको यहाँ पे एक साथ रिवाइज करवा दिए। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 का पहला संस्करण किसने जीता? तो आंसर होगा जू वेंजुन ने। तो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2024 की हम बात कर रहे हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए ये चैंपियनशिप हुई थी, पर महिलाओं के लिए पहली बार ये हुआ था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं के लिए, तो उसे किसने जीता? जू वेंजुन ने, ये चाइना की प्लेयर है। वहीं पुरुषों में किसने जीता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। जो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, वो विजेता रहे, वो नॉर्वे से ही है। तो महिलाओं का भी मैंने आपको बता दिया, पहला संस्करण था महिलाओं का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जू वेंजुन रही थी विजेता, और पुरुषों का भी मैंने आपको बता दिया। इसमें जो भारत के आर प्रज्ञानानंद है वो तीसरे स्थान पर रहे। चेस से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं, चलो। तो आप जानते हो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद है, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी उनको जानते हैं। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी आई थी उसका नाम माइंड मास्टर है। और इन्हीं को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1991-92 में। और अभी वैसे लेटेस्ट आपको याद होगा 2023 का ये बैडमिंटन प्लेयर की जो जोड़ी है हमारी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को मिला था। और इसमें पुरस्कार राशि भी अभी तो बढ़ा दी गई है, 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख कर दी गई। नाम भी बदल दिया गया वैसे तो, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं इसको। वैसे हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश है। और फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर पूछोगे तो एस विजय लक्ष्मी है। और अभी जो चेस वर्ल्ड कप 2023 हुआ था अजरबैजान की कैपिटल बाकू में, उसमें पहले स्थान पे मैग्नस कार्लसन ही रहे थे, नॉर्वे से हैं जो, और दूसरे स्थान पे आर प्रज्ञानानंद रहे थे। और बाकू से आपको याद रखना है कि 2024 में जो कोप 29 का आयोजन होगा बाकू में ही होगा। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी, याद रखना, उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। और फिडे चेस ओलंपियाड 2024 ये होगा हंगरी के बुडापेस्ट में। 2026 वाला उज्बेकिस्तान में, और 2022 वाला भारत में हुआ था पहली बार, ये भारत के चेन्नई में हुआ था। वैसे चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है पूरे विश्व में वो फिडे है। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। एक स्टैटिक प्रश्न में आपको लगभग हमेशा बताता हूँ कि जो आपका चेस बोर्ड होता है ना, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि बताओ उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। एक्चुअली में ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो चेस बोर्ड को लेकर के पूछ लिया जाता है। तो याद रखना टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड 204 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अभी।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? तो आंसर होगा पूजा तोमर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की, जो कि हुई कहाँ पे? लुइस विले अमेरिका में। और इसमें द साइक्लोन के नाम से फेमस भारतीय महिला फाइटर पूजा तोमर इसमें जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बन गई हैं। वे भारत में किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो उत्तर प्रदेश की बेटी हैं वो। और ये जो चैंपियनशिप है ये एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप है। यहाँ पे उन्होंने ब्राजील की फाइटर को हराया है। तो पूजा तोमर का नाम आप याद रखेंगे। अच्छा, अल्टीमेट नाम से कुछ याद आ रहा है क्या आपको? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप ये पहली बार होगी, फर्स्ट एडिशन होगा इसका 2026 में। कहां पर होगा? चलो ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं, इसका उत्तर आप लोगों को करना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं और मैंने आपको जब पढ़ाया था तब कहा था ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार होगा ये। अब बताना है आप लोगों को। हम अगला प्रश्न देखते हैं और ये रहा वो इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या है? अभी मोदी 3.0 कैबिनेट में गृह मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर वही होगा जो पहले था, अमित शाह। देखो मैंने आपको बताया था अभी मोदी 3.0 कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया और वैसे इसमें हमारे लिए कुछ आसान कर दिया गया काम। क्या काम आसान हो गया हमारे लिए? कि कुछ मंत्रियों को वही मंत्रालय दे दिया गया जो कि उनके पास पहले था। तो पहले जिनके पास था वो ऑलरेडी हमें याद है। भाई अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मंत्रालयों के मंत्री तो आपको याद होंगे, मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्रालयों के तो याद होंगे ही सही। तो अब बदले तो गए हैं लेकिन कुछ के वही रख दिए, तो वो तो हमें कम से कम याद नहीं रखने पड़ेंगे। जैसे कुछ एक मैं आपको बताऊं, गृह मंत्रालय जैसे कि हमने पढ़ा, होम मिनिस्ट्री ये उन्हीं को मिली है, अमित शाह को। इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है जो पहले भी था। रक्षा मंत्री फिर से बनाए गए राजनाथ सिंह, वित्त मंत्रालय दे दिया गया निर्मला सीतारमण जी को ही, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान को ही दिया गया, कॉमर्स मंत्री ये पीयूष गोयल रहे, पर्यावरण मंत्रालय भूपेंद्र यादव को और पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी को दिया गया। कुछ और भी 2-4 नाम है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे हमारे लिए जो टास्क होगा कि जो बाकी के बचे हुए मंत्रालय हैं वो किन लोगों को दिए गए, उनके नए मंत्री कौन कौन बन गए, वो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो यहां तो मैं आपको सारे नहीं करवाऊंगा क्योंकि यार 30 कैबिनेट मंत्री हैं, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके मैं आपको दे रहा हूं। और आप यूं कह सकते हो ये आपका डिटेल्ड वीडियो होगा इसके ऊपर। और डिटेल्ड में मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा, फालतू की चीजें आपको नहीं बताऊंगा, केवल वही काम की बात बताऊंगा, वो एक एक शब्द जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कौन सा मंत्रालय किसको मिला है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस लोकसभा सीट से सांसद बने। और इसमें कुछ व्यक्ति आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा या चुनाव हार गए हैं, फिर भी उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, उनको पद दे दिया गया। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? अगर किसी के मन में प्रश्न आता है भैया लोकसभा चुनाव लड़ा ही नहीं, लड़ा तो हार गए, तो फिर इनको कैबिनेट मंत्री कैसे बना दिया गया, ये कैसे पॉसिबल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिस भी मंत्री की मैं बात करूंगा उनका फोटो भी आपको दिखाऊंगा, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है वो मैंने आपको बता ही दिया, वो मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको वहां पे ये भी बताऊंगा कि अभी मोदी जी के साथ में 71 मंत्रियों ने पद की शपथ ली है, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री बने हैं, 5 को स्वतंत्र प्रभार मिला है, 36 राज्य मंत्री बनाए गए। इनमें अंतर क्या होता है? कैबिनेट मंत्री क्या है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है, इसका मतलब क्या है, और राज्य मंत्री बनाए गए, इनमें अंतर क्या है? बिल्कुल सरल शब्दों में आपके सामने वीडियो प्रस्तुत होने वाला है। तो जब सारी चीजें आपको वहां पे दे ही रहा हूं उस वीडियो में, तो वो वीडियो आप जाकर के देखिएगा। यहाँ पे 30 नाम बता करके वीडियो को जबरदस्ती में लेंदी नहीं करूंगा, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? क्रैक एग्जाम चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देखना। सबसे पहले तो आप क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सारे वीडियोस के लिंक मैं टेलीग्राम पे डालता हूं, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में, सर्च करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस सेशन को तो यहीं पे एंड करते हैं। और एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार शेयर ज़रूर कर देना। डेली रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दिन तो टारगेट अचीव करवा दो मेरा भी। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन कराता हूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 10 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न पूछा, किसने फ्रेंच ओपन 2024 में मेन सिंगल का टाइटल जीता? कार्लोस अल्काराज ने, स्पेन के हैं ये।
फिर पूछा वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया 8 जून को। फिर पूछा अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, 176 है, टॉप पे एस्टोनिया है। फिर पूछा अभी किसे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, नर सिंह को। महिलाओं में भी ये पहली बार शुरू किया गया और महिलाओं में किसे मिला वो भी याद रख लेना, रोहिणी लोखंडे को। फिर पूछा बिस्लेरी लिमोनाटा जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने आदित्य राय कपूर। फिर पूछा ग्लोबल हैकाथॉन हॉर्बिंगर 2024 को लॉन्च किया आरबीआई ने। फिर पूछा स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 को जारी किया यूनेस्को ने। फिर पूछा भी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना की आयु सीमा को हटा दिया, तो हरियाणा ने। फिर पूछा एजीटे जान सिंह का निधन हो गया, वे क्या थे, वन्य जीव संरक्षणवादी थे। और आखिरी प्रश्न पूछा भारत और कतर के बीच निवेश सहयोग मजबूत करने के लिए निवेश पर संयुक्त कार्य बल की पहली बैठक हुई कहाँ पे, नई दिल्ली में। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा मुंबई ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।